नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं ताज खेल इंस्टीट्यूट नयापुरा कोटा में। आप देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने वर्णों की चर्चाएं की थी, जिसके अंतर्गत हमने स्वर। आप जानते हैं वर्ण जो होते हैं वो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर की हम कल चर्चाएँ करके गए थे। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है। और आपने देखा था कि मात्राएँ भी लगाई जाती हैं किनकी? स्वरों की। हिंदी में मात्राओं का निर्धारण भी स्वरों के आधार पर ही किया जाता है। तो आप देखिएगा कि हमने सभी की मात्राएं लगाई थी। अ की कोई मात्रा नहीं होती तो मात्राओं की संख्या होती है 10। वह स्वर तो होते हैं 11, किंतु मात्राएं कितनी होती है? 10 होती हैं। फिर आप देखिएगा, हमने स्वरों का विभाजन देखा था। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को देखा था। इसमें आपने देखा था स्वर दो प्रकार के थे, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर 4 थे, संधि स्वर 7 थे, जो दो भागों में हमने बनाए थे, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। उत्पत्ति के आधार पर देखा। फिर हमने देखा था उच्चारण मात्रा के आधार पर, अर्थात उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो वहां पर हमने देखे थे स्वरों को 3 प्रकार के। एक देखा था हमने ह्रस्व या लघु स्वर, 4 होते हैं, आ ई उ री, एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर जिसमें अब देखिएगा 4 ये हो गए, तो बाकी जो बच गए सातों के सातों दीर्घ स्वर होते हैं, जिनमें 2 मात्रा का स्वर लगता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा हमने। फिर हमने बात की थी प्लुस स्वर की। तो प्लुस स्वर जो होते हैं उनमें 3 मात्रा का समय लगता है। आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक समय उच्चारण करने में, बोलने में सर्वाधिक समय लगता है, तो उसे कहा था हमने प्लुस स्वर। आप देखिएगा, प्लुस स्वरों का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में नहीं होता है, ये वैदिक भाषा अर्थात संस्कृत भाषा में ही प्रयुक्त होते हैं। और आपको याद रखना होगा कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। फिर हमने अगली चर्चा की थी ओष्ठों की आकृति के आधार पर। जब आप 11 स्वरों को उच्चारित करते हैं तो किन किन स्वरों को उच्चारण करते समय आपके होठों की आकृति गोलाकार हो जाती है, तो उन्हें कहा था हमने व्रतमुखी। और जिन स्वरों को उच्चारित करने में होठों की आकृति गोलाकार नहीं होती है, उन्हें कहा था हमने अव्रतमुखी। तो आप देखिएगा, व्रतमुखी 4 थे, उ ओ गोलाकार हो गई, ये व्रतमुखी है। बाकी 7 बच गए, सारे के सारे अव्रतमुखी है। फिर हमने चर्चाएं की थी जिह्वा, चौथा वर्गीकरण बता रहा हूं, जिह्वा के स्थान, जिह्वा स्थान के आधार पर या जिह्वा के भाग के आधार पर। जिह्वा को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। आपने देखा था, हमने लिखा था मध्य भाग में अ, पहला स्वर, फिर पीछे गए, फिर आगे गए, फिर पीछे गए, फिर आगे गए और फिर पीछे गए। आगे पीछे करते हुए हमने इसको बड़ी आसानी से याद किया था। अगली चर्चा, अगला जो वर्गीकरण था वो था आपका जिह्वा प्रयत्न या मुखाकृति के आधार पर। अर्थात जब आप सारे स्वरों को उच्चारित करते हैं तो किस किस स्वर को उच्चारित करने में आपका मुख अधिक खुलता है और किस स्वर को उच्चारित करने में आपका मुख कम खुलता है। मूल रूप से 3 प्रकार के, गौण रूप से 4 भागों में हमने बांटा था, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर और विवृत स्वर। तो आप देखिएगा, यहाँ पर संवृत का तात्पर्य होता है बंद, यानी कम खुला हुआ। तो जहाँ पर जो स्वर कम खुले हुए थे वो सब संवृत में आएंगे, फिर उससे अधिक खुलने वाले अर्ध संवृत में, उससे अधिक मुख खुलने वाला है अर्ध विवृत में, और सबसे अधिक मुख खुलने वाला जो होगा वो विवृत। विवृत का मतलब ही होता है खुला हुआ। तो आप देखिएगा, विवृत स्वर आ सबसे अधिक मुख खुलता है। तो इस प्रकार हमने इसकी चर्चाएं की थी। अब मैं आज आपको ले चल रहा हूं व्यंजन वर्णों की तरफ। दूसरे प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो होते हैं आपके व्यंजन। तो हम बात करेंगे आज व्यंजन वर्णों की। देखिएगा, व्यंजन, आप देखिएगा व्यंजन, पहले परिभाषा की चर्चा करते हैं हम लोग। आप देखिएगा, वे वर्ण, मैं यहाँ पर एक वर्ण लिख रहा हूँ, आप पहचानिएगा ये वर्ण है या क्या है। आप देखिएगा, क, मैंने हलंत लगाकर इसे लिखा है, यानी कि आधा क है, अर्थात ये लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए ये व्यंजन नहीं है। ये क्या है? ये वर्ण है। तो आप देखिएगा, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। आप देखिएगा, हमने यहाँ पर वर्ण लिखा, क वर्ण लिखा, इसमें हमने अस्वर डाल दिया, तो अब आप देखिएगा ये बन जाएगा आपका व्यंजन। का, ये हो गया आपका व्यंजन। तो ये कहलाएगा व्यंजन। वे वर्ण, ये वर्ण है क्योंकि आधा है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो ये वर्ण है आधा। आप देखिएगा, इसमें हमने क्या किया? स्वर की सहायता डाली। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। कैसे बोलोगे इसे? इस क को कैसे, आधे क को कैसे, आधा क, आधा क नहीं कहना होता है, इसे क कहना होता है। तो क में किसकी ध्वनि आ गई? आ की। और आ क्या है? आपका स्वर है। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे हम कहते हैं व्यंजन। आप देखिएगा, व्यंजन वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 33।
व्यंजन वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 33। अब आप देखिएगा ये वर्णमाला जो है वो आपके 5 वर्गों में विभाजित होती है। देखिएगा किस प्रकार से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किंतु आप देखिएगा वर्णमाला, व्यंजन वर्णमाला क्या होती है। आप देखिएगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको पहले क, च, ट, त और प। आप देखिएगा ये जहाँ पर क, च, ट, त, प ये 5 वर्ग होते हैं। ये व्यंजन वर्णमाला के क्या होते हैं? 5 वर्ग होते हैं और ये अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन वर्गों में 5 व्यंजन वर्ण होते हैं। तो आप देखिएगा ये आपको याद करना है इसे, क, च, ट, त, प ये 5 वर्ग हो गए, इसी क्रम से रहते हैं, ये निर्धारित क्रम है इनका। तो आप देखिएगा हम व्यंजनों की चर्चाएँ करते हैं, पूरे 33 व्यंजनों की। देखिए क, फिर आएगा ख, फिर आएगा आपका ग, फिर आएगा घ और यहाँ पर आता है ये अंग। आप देखिएगा इसे कहते हैं हम अंग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग अणा बोलते हैं इसे, पर ये अणा नहीं होता, ये होता है अंग। तो क, ख, ग, घ, अंग ये हो गए 5 वर्ण। फिर आप देखिएगा अगला वर्ग आ रहा है च वर्ग, च, छ, ज, झ और यह कहलाता है य, इसको कहते हैं हम य। और उसके बाद देखिए ट, ठ, ड, ढ, न। यहाँ पर देखिएगा ट, ठ, ड, ढ, न। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इन ड, ढ, ये ड और ढ इनके नीचे बिंदी लगाते हैं, हम गलती करते हैं। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये बिंदी वाले वर्ण होते हैं ये अलग होते हैं, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ये मूल वर्णों में, मूल व्यंजनों में नहीं आते, वो आगे आएंगे, उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं, हम चर्चाएँ करेंगे उनकी। तो ट, ठ, ड, ढ, न। फिर आप देखिएगा त, फिर थ, द, ध और न। और फिर अंतिम में आ जाएगा आपका प, फ, ब, भ और म। तो 25 व्यंजन हो गए, 5 वर्गों के व्यंजन क, च, ट, त, प ये 5 वर्ग हो गए। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर होते हैं य, र, ल और व, ये हो गए 4 व्यंजन। उसके बाद श, श, स और ह। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका क्रम पूछा जाता है परीक्षाओं में कई बार, श, श, स, ह। तो आप देखिएगा श, श, स, ह ये हो गए आपके 25, ये हो गए यहाँ से क से लेकर के और म तक, और 4 ये और 4 ये, कुल मिलाकर 33 व्यंजन हमारी वर्णमाला में होते हैं। तो आप देखिएगा इनका वर्गीकरण, इनको नामकरण, इनका नाम, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो आपके 5 वर्ग हैं, यहाँ पर ये जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग का प्रतिनिधित्व, यानी कि नेता कौन है इस पूरे वर्ग का? क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 व्यंजन वर्ण, इनका नेता है क, तो इसे क वर्ग के नाम से जाना जाता है। च तो च वर्ग के नाम से, ट तो त वर्ग के नाम से, त वर्ग और प वर्ग के नाम से, ये 5 वर्ग होते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए क वर्ग का पहला व्यंजन, तो क वर्ग का पहला व्यंजन जो होता है आपका वो क ही होता है, आगे आ रहा है सबसे। उसके बाद आप देखिएगा अगर आपसे कहा जाए कि क वर्ग का दूसरा, आप ध्यान रखिएगा इसे, आपके बहुत काम आएंगे आगे, संधि आदि आप पढ़ेंगे तो बहुत सरलता हो जाती है अगर इस तरीके से याद रखते हैं। तो क वर्ग का पहला क, दूसरा ख, तीसरा हो जाएगा आपका ग, चौथा हो जाएगा आपका घ और 5वां हो जाएगा आपका अंग। तो इस प्रकार से क वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर च वर्ग का पहला पूछिए तो च वर्ग का दूसरा पूछेंगे तो छ, तीसरा पूछेंगे तो ज, चौथा पूछेंगे तो झ और 5वां पूछेंगे तो य। इसी प्रकार क्रमशः इन 5 ही वर्गों के व्यंजनों को इन्हीं के नाम से जाना जाता है और क्रमशः ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो 25 व्यंजन है, ये हो गए आपके कुल मिलाकर कितने? 25 व्यंजन, जो आप कह रहे हैं क से लेकर के और म तक। तो इन 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन 25 व्यंजनों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कोई क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि जब आप क से लेकर म तक इन 25 व्यंजनों को उच्चारित करते हैं तो फेफड़े से आने वाली वायु जो स्वर तंत्री होती है, आपके मुख में स्वर तंत्री है, इसमें कई सारे अंग होते हैं, तो उन अंगों को क्या करके आती है? स्पर्श करके ध्वनि बाहर निकलती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर आप देखिएगा यहाँ पर मैं बात करूँगा इन पीछे वाले वर्णों की, नीचे रहने वाले वर्णों की। तो य र ल व, य र ल व जो वर्ण है, ये 4 वर्ण जो हैं आपके, ये कहलाते हैं अंतःस्थ।
ये क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ। आप देखिएगा ये वर्ण जो होते हैं वो होते हैं 4। तो अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं इन्हें अंतःस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर इनके अंदर अंत का मतलब क्या होता है? अंदर। स्थ का मतलब बैठा हुआ है। इसके अंदर क्या बैठा हुआ है? इनके अंदर होते हैं स्वर। इनकी ध्वनियाँ स्वरों के समान आती है। य की ध्वनि ई के समान, र की ध्वनि री के समान, री ऋषि वाला, ल की ध्वनि री जो संस्कृत का स्वर होता है, और व की ध्वनि आती है आपके ऊ के समान। तो इस प्रकार इनके अंदर स्वर बैठा होता है, इसलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। फिर आप देखिएगा श श श, ये जो 4 व्यंजन होते हैं ये कहलाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। इन्हें कहते हैं आप ऊष्म व्यंजन, या इन्हें आप संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें आप ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या फिर इन्हें आप कौन से व्यंजन? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जब आप इन वर्णों को श श स ह को उच्चारित करते हैं तो आपके मुख से ऊष्मा निकलती है, ताप निकलता है। और ताप निकलता है क्यों निकलता है? क्योंकि ये वर्ण जो है वो रगड़ खाकर, हवा वायु जो है वो रगड़ खाकर घर्षित होकर बाहर निकलती है, संघर्ष करके बाहर निकलती है। तो वहीं पर क्या होगा? ऊष्मा उच्चारित होगी, ऊष्मा निकलेगी। तो ये 4 वर्ण जो है वो आपके कहलाते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसके अलावा भी देखिएगा कई सारा वर्गीकरण होता है हमारी वर्णमाला में। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर अंग, य, न, और म, ये 5 व्यंजन। आप देखिएगा प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन जो है ये नासिक के व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन जो है ये नासिक के व्यंजन कहलाता है, क्योंकि इन्हें उच्चारित करते समय अधिक वायु नाक के द्वारा, नाक से उच्चारित होते हैं। ये नाक से वायु बाहर निकलती है, इसलिए इनको नासिक या अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। नासिक की भी कहते हैं इसे, और अनुनासिक भी कहते हैं। नाक के द्वारा जिसकी ध्वनि बाहर उच्चारित होती है उसे हम अनुनासिक या नासिक के व्यंजन कहते हैं। अंग, य, न, म। आप देखिएगा जिस व्यक्ति को जुकाम हो रहा है वो इन वर्णों को नहीं बोल पाएगा। नॉर्मली ये तो आपको सुनाई नहीं देंगे, मैं ये दो बोल कर बताता हूँ। ल, ब, हमें पता ही नहीं पड़ रहा मैं किन व्यंजनों की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा नासिक के व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग के ये 5 व्यंजन। आप देखिएगा इसके बाद अगर चर्चा की जाए तो ये जो च वर्ग होता है, च वर्ग के ये 5 के 5 व्यंजन, च वर्ग के 5 के 5 व्यंजन जो होते हैं इन्हें एक और नाम दिया जाता है। आप देखिएगा मूल रूप से ये स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी संघर्षी है इन्हें, क्योंकि ये भी जब उच्चारित होते हैं तो इसमें भी इन वर्णों में भी ऊष्मा बाहर निकलती है। तो आप देखिएगा इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन ये हैं, लेकिन स्पर्श के साथ ये क्या है? संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, च वर्ग के 5 व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो आप देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन वर्णमाला का वर्गीकरण आपके सामने है। क से लेकर म तक के जो व्यंजन हैं ये 25 व्यंजन होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर य, र, ल, व, इन्हें हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इनके अंदर कोई बैठा हुआ है, इनके अंदर स्वर बैठे होते हैं। और ये जो श, श, स, ह, ये जो 4 व्यंजन होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, चूंकि जब इन्हें हम उच्चारित करते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो है वो क्या कहलाता है? नासिक के व्यंजन कहलाता है, क्योंकि इन्हें उच्चारित करने के लिए हमें नाक की सहायता की आवश्यकता होती है। बिना नाक की सहायता के आप इन्हें उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिएगा ये व्यंजन वर्णमाला। इसके बाद हम चर्चाएं करेंगे व्यंजनों के विभाजन की, इनके वर्गीकरण की। तो आप देखिएगा व्यंजन का विभाजन जो है वो मैं यहीं पर बताऊंगा आप लोगों को। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों को, क्योंकि वर्णमाला, ये वर्णमाला व्यंजन वर्णमाला है आपकी। ध्यान रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण कौन कौन सा होता है, ये सब बातें आप लोगों को अलग अलग सिद्धांतों में आगे काम आने वाली है। आप देखिएगा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको व्यंजनों का पहला वर्गीकरण, जिसमें हम स्वरों को भी लेंगे। मैं मिटा रहा हूँ इन्हें। आप देखिएगा हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। व्यंजनों का पहला वर्गीकरण ले रहे हैं हम उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर। आप देखिएगा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, मैं यहाँ पर कहूँगा वर्ण, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्वर भी बताऊँगा। समझिएगा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण।
आप देखिएगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का तात्पर्य है कि हमारे मुख में वे कौन कौन से अंग हैं जहाँ से हम किसी भी ध्वनि को या किसी भी आवाज़ को या किसी भी वर्ण को हम उच्चारित करते हैं। तो आप देखिएगा हमारे शरीर में फेफड़ा होता है जो वायु को अंदर खींचता है और बाहर की तरफ प्रवाहित करता है। तो जब हमें कोई ध्वनि उच्चारित करनी होती है तो उसी मात्रा की वायु आपके फेफड़े से प्रवाहित होती है। अब वो फेफड़ा यहाँ पर होता है, फेफड़े से वायु आएगी तो यहाँ पर होता है पहला अंग, और पहला अंग जो होता है उच्चारण का अंग उसे हम कहते हैं कंठ। उच्चारण का जो पहला अंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंठ। यहाँ आएगा सबसे पहले कंठ। कंठ के ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम चलेंगे जीवा से पहले या जीवा के पास, तो आप देखिएगा जो ऊपर का कटोरा और नीचे का जो कटोरा होता है मुख में जो ऊपर का और नीचे का कटोरा जो होता है उसे हम कहते हैं तालु। उसे हम कहते हैं तालु, तलवा एक तरह से। फिर आप देखिएगा ये दूसरा अंग हो गया। तालु के बाद वायु बाहर निकलने से पहले क्या कहाँ टकराएगी? दांतों पर टकराएगी, लेकिन दांतों से पहले भी वो किसी अंग से टकराएगी। दांत चुके जो जहाँ दांत आपके लगे होते हैं उसे हम मसूड़ा कहते हैं, और मसूड़े के जस्ट ऊपर तालु के आप देखिएगा ये कटोरा बनाया मैंने आपका मुख का, ये नीचे का कटोरा, ये जीवा हो गई आपकी जो अंदर तक जा रही है। तो आप देखिएगा ये पूरा ये भी तालु है और ये भी तालु है, ये भी तालु कहलाता है और ये भी तालु कहलाता है। ये तालु हो गया और ये तालु हो गया। लेकिन आप देखिएगा मुर्दा कहाँ है? तो यहाँ पर हमारे दांत लगे होते हैं इस तरीके से, तो इन दांतों के ये दांत यहाँ मसूड़े में लगे, तो इन दांतों पे यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग होता है। आप जीभ घुमाकर देखिए, दांतों जहाँ मसूड़ा होता है उसके ऊपर थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है। ये जो है ये कहलाता है मुर्दा। इसे क्या कहते हैं? हम मुर्दा कहते हैं। इसी प्रकार नीचे भी दांत होते हैं, तो जहाँ पर दांत लगे होते हैं वो तो मसूड़ा हो गया, लेकिन मसूड़े से थोड़ा आगे की तरफ यानी कि तालु की तरफ जब हम सरकेंगे तो वहाँ पर होता है मुर्दा भाग, उभरा हुआ भाग, उसे ही हम क्या कहते हैं? मुर्दा कहते हैं। तो आप देखिएगा ये तीसरा अंग होता है जिसका नाम है मुर्दा। हमारे उच्चारण का जो तीसरा अंग आता है वो आता है क्रम में कौन सा? मुर्दा। तो ये मुर्दा आ गया यहाँ पर। और उसके बाद मुर्दा के बाद आप देखिएगा वायु बाहर प्रवाहित होने से पहले आपके दांतों पर टकराएगी, तो यहाँ पर उच्चारण अंग कौन से हो गए? आपके दंत हो गए। और फिर दांतों से टकराने के पश्चात होठों से स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकल जाती है। तो अगला अंग आता है आपके उच्चारण का, वो है ओष्ठ। इस प्रकार कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ, ये 5 अंग होते हैं आपके क्रम से जो उच्चारण के लिए आवश्यक होते हैं। अब आप देखिएगा आपने अगर मैं केवल अभी यहाँ पर व्यंजन की बात करूँ, तो आप देखिएगा कंठ पहला अंग आता है, ये कंठ आपका, और पहला वर्ग कौन सा आता है स्पर्श व्यंजनों का? क वर्ग। कौन सा आता है? क वर्ग। तो आप देखिएगा पहला अंग आ गया आपका कंठे, और यहाँ पर वर्ग आ गया आपका क वर्ग। तो कंठे की सहायता से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से? पूरे के पूरे क वर्ग के 5 व्यंजन। इसके बाद दूसरा अंग आता है आपका तालु। तो आप देखिएगा दूसरा आपका व्यंजन वर्ग कौन सा आता है? च वर्ग। कौन सा आता है? च वर्ग। तो पूरा का पूरा ही च वर्ग किससे उच्चारित होगा? तालु की सहायता से उच्चारित होगा। फिर आप देखिएगा अगला जो आपका वर्ग आता है वो आता है ट। क च ट, ध्यान आ रही बात? तो यहाँ पर आ गया आपका ट वर्ग। ट वर्ग उच्चारित होगा आपके किसकी सहायता से? मुर्दा की सहायता से। फिर आपका अगला आ गया दांत। दंत आ गए आपके, तो क च ट त, यहाँ पर आ गया क्या? त। तो यहाँ पर आपका उच्चारित होगा किसकी सहायता से? त वर्ग की सहायता से ही आपका, क्षमा कीजिएगा, त वर्ग किसकी सहायता से? दंते की सहायता से ही उच्चारित होगा। हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, तो बुजुर्ग जिनके दांत नहीं होते, आप देखिएगा आप उनसे उच्चारित करवाइएगा, वो त वर्ग को नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनकी जीवा क्या है? बाहर निकल, दांत नहीं है तो जीवा बाहर निकल जाएगी, दांतों की आवश्यकता है त वर्ग उच्चारित करने में, तो वो त वर्ग को उच्चारित नहीं कर सकते। और फिर आप देखिएगा यहाँ पर आता है आपका लास्ट में, अंत में आता है क्या? ओष्ठे, और अंत में वर्ग भी कौन सा आता है आपका? प वर्ग। तो आप देखिएगा आप इसे याद नहीं करना है, आपको पता है कंठ, तालु, मुर्दा, दंते, ओष्ठ ये आपके शरीर में अंग हैं, ये कहीं आगे पीछे नहीं होने वाले, यहीं रहेंगे, और ये जो वर्ग है ये भी यहीं रहेगा, कभी नहीं बदलने वाला। तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ये क्रम से है, ये भी आपके क्रम से। एक तरीका तो ये होता है कि आप व्यंजनों को इस प्रकार से याद कर लें। एक तरीका ये होता है कि हमें कुछ सूत्र याद करने होते हैं जिससे कभी प्रश्न इधर का उधर नहीं जाता, क्योंकि उसमें व्यंजन भी आ जाते हैं, साथ साथ स्वर भी आ जाते हैं, इसके अलावा अंतःस्थ
भी आ जाते हैं और उसमें भी आ जाते हैं, सभी वर्ग आ जाते हैं, सारे के सारे वर्ण आ जाते हैं। हम यहाँ पर वर्णों की बात कर रहे हैं तो हमें वो सूत्र भी याद करने होते हैं। और साधारणतः होता ये है कि परीक्षाओं में आपका जो उच्चारण स्थान के आधार पर प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है। नॉर्मली उत्तर यहीं से, सामान्यतः उत्तर यहीं से निकल जाते हैं, पर फिर भी छुपा हुआ दुश्मन है, कहीं से भी गोली मार सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को करना ये होता है कि सरल से सूत्र हैं, बड़ी आसानी से याद रह जाते हैं। आप याद कीजिए नहीं, ये आपके संस्कृत में भी काम आएंगे, क्योंकि आप डिट वाले बच्चे तो संस्कृत भी पढ़ेंगे और हिंदी भी पढ़ेंगे, तो उनको वहाँ भी काम आने वाली चीज़ें, और वहाँ तो पूछे ही जाते हैं हमेशा। तो आप इसे याद कीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो महेश्वरी सूत्र, जिसमें आपके सारे के सारे ही वर्ण, सारे के सारे वर्णों से मतलब है 11 तो स्वर और 33 व्यंजन समाहित हो जाते हैं। तो उन सूत्रों को हम याद करेंगे। आप देखिएगा, मैं आपको एक तरीका बता दिया मैंने, छोटा सा तरीका, सामान्य सा तरीका, जो हमें याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको आसानी से इसका उत्तर निकल जाए, क्योंकि ये क्रम भी निर्धारित है और ये क्रम भी हमेशा निर्धारित है, कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो ये क्रम हमेशा याद रखिएगा। लेकिन फिर भी हम छुपे हुए दुश्मनों से बचने के लिए उन सूत्रों की चर्चाएं कर लेंगे। आप देखिएगा, मैं हटा देता हूं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए। आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आप देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको सारे ही सूत्र। अब आप देखिएगा, ये सारे वर्ण, उच्चारण स्थान के सारे वर्ण, आप देखिएगा यहाँ पर पहला जो सूत्र चलता है वो चलता है अकुह विसर्ज, अकुह विसर्ज नियाम कंठे, अकुह विसर्ज नियाम कंठे। ये है आपका पहला सूत्र जो महेश्वरी सूत्र कहलाता है। इसमें आपके कंठे से उच्चारित होने वाले सभी वर्ण यहाँ पर समाहित हो जाते हैं। आप देखिएगा, इसी में है सारे वर्ण। देखिएगा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ है अपने जोड़ीदार के साथ आएगा, आ और आ किससे उच्चारित हो रहा है, यहाँ पर कंठे से उच्चारित हो रहा है। फिर आप देखिएगा यहाँ पर आ गया कु का तात्पर्य है पूरा का पूरा क वर्ग। अभी आपने देखा था क्रम से, तो पूरा का पूरा क वर्ग भी कहाँ से उच्चारित होगा, आपके कंठे की सहायता से उच्चारित होगा। फिर देखिएगा यहाँ पर आया ह, अगला वर्ण आ रहा है यहाँ पर ह, तो ह भी यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ह है, ये ह मूल रूप से काकल ध्वनि होती है, काकल्य ध्वनि होती है। जो काकल्य होता है आपका, वो जीवा के बाद एक छोटी सी जीभ होती है आपके गले में, यहाँ पर कंठ के यहाँ पर एक छोटी सी जीभ होती है, उसे काकल्य कहते हैं। तो मूल रूप से जब ह आप बोल के देखिए, ह यहाँ पर जोर लग रहा है, कहाँ पर, काकल पे, लेकिन इसे कंठे वर्ण भी मान लिया जाता है। मूल रूप से ह काकल्य वर्ण है, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जाए तो कौन से वर्ण में, कहाँ से उच्चारित होगा, ये कंठे से उच्चारित होगा। और आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है विसर्ज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सूत्र में, विसर्ज, लेकिन मैं इसे आप लोगों के लिए जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इसको विसर्ग। अकुह विसर्ग नियाम कंठे, सूत्र नहीं लिखना होता है हमें परीक्षाओं में, हमें उत्तर निकालना होता है। तो इसको क्या कह दिया हमने, विसर्ग। और आप जानते हो विसर्ग जो होता है वो ये होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आ क वर्ग ह और विसर्ग जो है वो किसकी सहायता से उच्चारित होंगे, आपके कंठे की सहायता से। एक सूत्र ये रहा, बड़ी आसानी से याद होंगे, एक एक करके याद कीजिएगा। लेकिन इसे याद करने में आपको इतना फ़ायदा होगा कि कभी भी अचानक कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है तो हम उसको उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। केवल एक बार याद करना होता है ज़िंदगी में, एक बार याद कीजिए इसको। इसके बाद हम चल रहे हैं दूसरे सूत्र की ओर, और दूसरा सूत्र जो है वो आपका वो कहता है ईचु यशानाम, ईचु यशानाम तालव्य, ईचु यशानाम तालव्य। दूसरा अंग आ गया हमारा तालव्य का। तो आप देखिएगा, इससे उच्चारित होने वाले, तालु की सहायता से उच्चारित होने वाले विभिन्न वर्ण कौन कौन से हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर आ रहे हैं आपके तालु से उच्चारित होने वाले अगले वर्ण। तो आप देखिएगा इसके अंतर्गत आ रहे हैं आपके क्या, एक तो आ रहा है यहाँ पर ई। तो आप देखिएगा ई और ई साथ में आएंगे। मैंने बताया था कल आपको, स्वजातीय स्वर है, स्वयं से निर्मित होते हैं, इसलिए इनको स्वजातीय स्वर कहा जाता है। ई से बना ई, छोटा ई और बड़ा ई। इसके बाद आ गया यहाँ पर चू से बनाएंगे हम च वर्ग। आप देखिएगा पूरा का पूरा ही च वर्ग जो है वो कहाँ से उच्चारित होगा, तालव्य की सहायता से उच्चारित होगा। फिर आ गया यहाँ पर यज्ञ वाला, यह आ गया, तो यह वर्ण भी किसकी सहायता से, तालव्य की सहायता से।
फिर आ गया यहाँ पर श शलगम वाला, यहाँ पर आ गया आपका श शलगम वाला। तो ये श शलगम वाला है, ये भी आपकी तालव्य की सहायता से ही उच्चारित होता है। ईचु यशानाम तालव्य, ईचु यशानाम तालव्य, बार बार पढ़ें इसको, एक दो बार, दो बार, 5 बार पढ़ें इसको, आपको धीरे धीरे ये याद होते हुए चले जाएंगे। फिर हम बात करेंगे अगले उच्चारण स्थान की। आप देखिएगा पहला उच्चारण स्थान हम देखा कंठ है, जिससे आपके अकु विसर्ग नियमित कंठ है, अर्थात आ क वर्ग ह और विसर्ग उच्चारित हो रहा है। ईचु यशानाम तालव्य, तालव्य से उच्चारित हो रहे हैं आपके छोटा ई बड़ा ई च वर्ग य और श। अब हम बात करें अगले, तो अगला अंग जो आता है वो आता है आपका मूर्धा। मैंने बताया था दांतों के ऊपर मसूड़े की जो ऊपरी भाग, जो उभरा हुआ भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। तो अगला जो सूत्र आ रहा है वो आ रहा है आपका ऋटुर्षणाम मूर्धन्य, ऋटुर्षणाम मूर्धन्य, ऋटुर्षणाम मूर्धन्य। अब आप देखिएगा इससे उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वो हैं आपके, एक तो री आया यहाँ पर, स्वर आ रहा है यहाँ पर री आपका, री के बाद आ गया यहाँ पर ये ट वर्ग, पूरा का पूरा ट वर्ग। इसके बाद आपके पास आ गया यहाँ पर र रथ वाला, तो यहाँ पर आ गया अगला वर्ण र। फिर आ गया यहाँ पर श षटकोण वाला, आ गया अगला वर्ण श षटकोण वाला। तो आप देख लीजिए यहाँ पर री ट वर्ग र और श षटकोण वाला, ऋटुर्षणाम मूर्धन्य, किसकी सहायता से? मूर्धा की सहायता से। बोल के देखिए ट ठ, आपकी जीवा कहाँ जा रही है? उस मूर्धा पर जा रही है, जो उभरा हुआ भाग है। तालु के यहाँ पर जो मसूड़े के ऊपर उभरा हुआ भाग होता है उसे ही मूर्धा कहते हैं। तो वहाँ पर स्पर्श कर रहा है क्या? आपकी जीवा की नोक वहाँ पर स्पर्श करती है। तो इसलिए कहलाते ये वाले जो वर्ण होते हैं कहाँ से उच्चारित होते हैं? मूर्धा से उच्चारित होते हैं। इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। फिर बात करेंगे हम अगले सूत्र की। तो अगला सूत्र जो है ये है आपका दांतों से जुड़ा हुआ। अगला अंग आ गया कंठ है, तालु और मूर्धा। अब अगला अंग कौन सा आ गया आपका? दांत। तो दांतों से जुड़ा हुआ है। आप देखिएगा मैं पहले सूत्र लिख देता हूँ, फिर आपको बिल्कुल समझा करके क्लियर कराऊंगा। तो रे तुलसा नाम दंते, रे तुलसा नाम दंते। आप देखिएगा यहाँ पर रे तुलसा नाम दंते, यहाँ पर ये री आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये पहला वर्ण ली, जो संस्कृत का स्वर होता है। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, हमारी हिंदी में होते हैं 11 स्वर। तो ये संस्कृत का स्वर है, ये सूत्र भी संस्कृत भाषा के हैं। तो हम उन्हीं इसीलिए उसमें ये संस्कृत का वर्ण भी है, संस्कृत का स्वर भी आ रहा है, किंतु हमें इसका काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे यहाँ से। हम याद करेंगे तुलसा नाम दंते। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के लिए हम क्या याद करेंगे? तुलसा नाम दंते। तो आप देखिएगा ली हमने हटा दिया, यहाँ पर आया पहला वर्ण त, तो यहाँ से निकलेगा पूरा का पूरा ही त वर्ग। पहला आ गया यहाँ पर त वर्ग, फिर आ गया यहाँ पर ल, यहाँ पर आ गया ल, और फिर आ गया यहाँ पर स, फिर आ गया यहाँ पर अगला वर्ण स सलेट वाला। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है मित्रों कि आपकी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल केंद्रीय सरकार एनसीईआरटी, तो वहाँ पर इस ल वर्ण को वर्ष से व्यंजन माना है। इसको क्या माना है? वर्ष से व्यंजन माना है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? इसको उच्चारण स्थान के आधार पर ये दंते होता है। किंतु अगर वो परीक्षा में पूछता है, मैं वर्ष से व्यंजनों की चर्चाएं आपसे करने वाला हूँ बहुत जल्द, तो दोबारा इसकी बात करूंगा मैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर ल वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जाए, ल वर्ण पूछा जाए, तो ये वर्ष से होगा, क्योंकि केंद्र सरकार क्या मान रही है? इसे वर्ष से मान रही है। लेकिन इसे हम क्या मानते हैं? दंते व्यंजन। ल आ गया आपका दंते व्यंजन। अब अगले सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा कंठे, तालु, मूर्धा, दंते। अब अंत में आता है क्या? हमारा ओष्ठे। तो ओष्ठे के लिए सूत्र है आपका उपुप धियनाम, उपुपधियनाम ओष्ठे, उपुपधियनाम ओष्ठे। अब आप देखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आपके समाहित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये आ गया उ, तो उ अपने जोड़ीदार के साथ आएगा, स्वजातीय स्वर है उ और उ, छोटा उ और बड़ा उ। फिर आ गया यहाँ पर पूरा का पूरा प वर्ग, तो यहाँ पर आ गया आपका प वर्ग। तो आप देखिएगा ये उपुपधियनाम ओष्ठे, ओष्ठे से उच्चारित होने वाले वर्ण उ और प वर्ग। आप देखिएगा यहाँ पर आप अपने होठों को पकड़कर बोलने की कोशिश कीजिए। उ प नहीं बोल पाएंगे आप देखिएगा कई बार प्रश्न ऐसा आ जाता है कि अगर आपके होठ काट दिए जाएं तो आप कौन से वर्ण नहीं बोल पाएंगे। 4 ऑप्शन में मिलेंगे, वहाँ पर 4 विकल्प में देंगे वो। तो आप देखिएगा आपको अगर प फ ब बोलना है तो आप प, इसके लिए आपको किस अंग की आवश्यकता है? होठों की आवश्यकता है। आपके दांत नहीं है तो
आप कौन से वर्ण नहीं बोल पाएंगे? त, ल और स नहीं बोल पाएंगे। आप महसूस करके देखिए आपकी जीवा कहाँ टकराती है। तो एक ये सूत्र होते हैं। इसके अलावा भी देखिएगा हमारे पास कई सारे वर्ण बच जाते हैं, तो उन वर्णों के लिए भी सूत्र बने हुए हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ बोर्ड पर, यहाँ पर एक तो व वर्ण नहीं आया। आप देख लीजिए यहाँ पर पहले मैं बात करूँगा व्यंजनों की। क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, उसके बाद त वर्ग आ गया, उसके बाद प वर्ग आ गया। हो गए पूरे पाँचों के पाँचों वर्ग। इसके अलावा हमारे पास य र ल अंतस्थ है, तो अंतस्थ के अंतर्गत हम देखेंगे तो ईचु यशा नाम ये आ गया, यह हो गया। फिर ऋतु नाम मूर्धन्य र हो गया। फिर आपने देखा यहाँ पर त वर्ग के साथ में आ रहा है ल, तो य र ल हो गया। अब वह नहीं आया यहाँ पर, आप देख लीजिए कहीं भी नहीं आया वह, तो आपके पास एक वर्ण तो बच जाता है आपका वह। ये नहीं आया, कहाँ से उच्चारित हो रहा हमें पता नहीं लग रहा। उसके बाद उस श, तो आप देखिएगा इचु यशा नाम श आ गया यहाँ पर। ऋतु नाम में ऋतु नाम ये श आ गया, फिर आपका ये स आ गया, और आपने देखा था यहाँ पर कंठे में आ गया ह। तो सारे वर्ण आ गए यहाँ पर। लेकिन अब हम स्वरों की बात करते हैं, तो आ ई हो गया, उ हो गया, री हो गया। अब ए आई ओ औ ये 4 स्वर कहाँ हैं? तो हमारे पास बच जाते हैं ये 5 प्रकार के वर्ण। एक तो आपका व्यंजन बच जाता है जो वह है, और आपके पास बच जाते हैं 2 प्रकार के स्वर ए आई, और यहाँ पर बच जाते हैं आपके पास ओ औ। आप देखिएगा ये वर्ण कहाँ से उच्चारित होंगे। बहुत सरल है, मैं आसानी से बताऊंगा इन्हें। देखिएगा वह जो वर्ण है इसको उच्चारित करने के लिए हमें दांत और होठ दोनों की आवश्यकता चाहिए। अगर आपके दांत भी नहीं है, या आपके दांत नहीं है, होठ है, तो भी आप वह नहीं बोल पाएंगे। और अगर आपके दांत हैं और वह होठ नहीं है तो भी आप वह को उच्चारित नहीं कर पाएंगे। तो वह वर्ण जो है मैं बता रहा हूँ आपको, अगला सूत्र वह के लिए, और ये जो अगला सूत्र है ये कहलाता है वकारस्य। वकारस्य दंतोष्ठे, वकारस्य दंतोष्ठे, वकारस्य दंतोष्ठे, दांत और होठों दोनों की सहायता से उच्चारित होगा कौन सा वर्ण? वह वर्ण। ये रहा वह, तो वह उच्चारित होगा किसकी सहायता से? दांत और होठों की सहायता से। अब आप देखिएगा हमको निकालने हमारे ए आई और ओ औ ये 4 स्वर। तो इन 4 स्वरों को आप देखिएगा किस प्रकार से बनाए थे हमने। ध्यान कीजिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, हमने ए वर्ण बताया था। अगर आपको याद आ रहा हो, स्वर के अंतर्गत संयुक्त स्वर, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर निर्मित होते हैं उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। आप देखिएगा मैं याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, हमने अ बनाया था, ये क्षमा कीजिएगा, ए बनाया था। आ या आ में जब आ या आ में आपने क्या जोड़ा था? ई या ई। भिन्न भिन्न अलग अलग भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से ये जो वर्ण स्वर उच्चारित होते हैं, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उच्चारित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये एक किससे उच्चारित हुआ था हमारा? एक किससे बना था? आ और ई, अर्थात आ मिल रहा है, तो आ किससे उच्चारित हो रहा है आपका? इस यहाँ पर कंठ से। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ई किससे उच्चारित हो रहा है आपका? तालव्य से। आ तो हो गया कंठे से, और ई किससे उच्चारित हुआ? तालव्य से। तो आप देखिएगा ये दोनों ही आवश्यक है ए को उच्चारित करने के लिए। तो इसलिए इसका सूत्र जो होता है वो होता है आपका कंठ तालव्य। इसका सूत्र क्या हो गया? कंठ तालव्य। क्योंकि ए आई को उच्चारित करने के लिए आपको किन्हीं 2 उच्चारण स्थानों की आवश्यकता है, कंठ की भी आवश्यकता है और तालव्य की आवश्यकता है। तो ए आई उच्चारित होंगे किसकी सहायता से? कंठ और तालव्य की सहायता से। और अंतिम सूत्र आप देखिएगा, ओ औ हमने बनाया था ओ, याद कीजिए ये ओ बनाया था हमने, कैसे बनाया था? आ या आ में अपने क्या जोड़ा था? ऊ जोड़ा था। आया में आपने क्या जोड़ा था? ऊ जोड़ा था। संयुक्त स्वर हमने पढ़े थे, संयुक्त स्वर, तो वहाँ पर अ या आ में जोड़ा था हमने ऊ, तब बना था आपका ओ। तो अ या आ किससे उच्चारित हो रहे हैं? वापस कंठ से उच्चारित हो रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कंठ। और आप देखिएगा ऊ किससे उच्चारित हो रहे हैं? औष्ठ्य से उच्चारित हो रहे हैं। किससे उच्चारित हो रहे हैं? औष्ठ्य से। तो आप देखिएगा ऊ, ये ओ को उच्चारित करने के लिए हमें कंठे और औष्ठ्य यानी होठों की दोनों की आवश्यकताएं होती हैं। इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है कंठ औष्ठ्य। कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य व्यंजन, अर्थात ओ औ जो उच्चारित होंगे वो कहाँ से? कंठोष्ठ्य की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो इस प्रकार आप देखिएगा ये आपके सामने सूत्र हैं। इन सूत्रों को यदि आप याद कर लेते हैं जीवन में एक बार, तो आप देखिएगा जिंदगी भर इन प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से निकल सकता है। तो ये 7 सूत्र हैं, 8 सूत्र हैं आपके सामने। इन सूत्रों को आप याद कीजिएगा, साथ ही साथ आप उन आने वाले अचानक आने वाले उन प्रश्नों से बचिएगा जो हम नहीं पढ़ के जाते, हम नहीं ये करते इनको याद, तो आपको काम
काम आएंगे। और आप सीधा सीधा आपको मैंने क्रम से बताया है, क वर्ग, च वर्ग, क च ट त प, ये 5 वर्ग, और आपने देखे पाँचों के पाँचों अंग जो क्रम से आते हैं, कंठे, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठ, उसी प्रकार ये उच्चारित होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये हुआ हमारा पहला वर्गीकरण, पहला विभाजन। अब मैं चलता हूँ अगले विभाजन की ओर, दूसरे विभाजन की ओर, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार आता है परीक्षाओं में, और नॉर्मली जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में तो इस प्रकार के प्रश्न में बार बार देखने को मिलते हैं। मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से अगले वर्गीकरण की, जिसका नाम है प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर वर्ण या प्राणवायु के आधार पर व्यंजन। प्राणवायु किसे कहते हैं हम? प्राणवायु का तात्पर्य क्या हो गया? हमारा श्वास, हम जो श्वास लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो उस श्वास में कहाँ पर हमको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और कहाँ पर कम लगानी पड़ती है। तो आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको व्यंजनों का दूसरा वर्गीकरण। प्राणवायु या कहें इसे श्वास, प्राणवायु या श्वास के आधार पर, प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण। यहाँ भी मैं आपको वर्ण बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो व्यंजन ही आ रहे थे परीक्षाओं में, पर एक दो परीक्षाओं में मैंने देखा है कि यहाँ पर उन लोगों ने स्वर भी पूछ लिए थे। तो हम सभी की चर्चाएं करेंगे प्राणवायु के आधार पर या श्वास के आधार पर वर्ण। आप देखिएगा, इस आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। इस आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। आप देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अल्प। अल्प का मतलब क्या होता है मित्रों? कम। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। तो इसको कहते हैं हम अल्प प्राण, यानी कि जिसमें कम श्वास लगानी पड़े, कम जोर लगाना पड़े, वो वर्ण कौन से कहलाएंगे? हमारे अल्प प्राण। और आप देखिएगा, दूसरा जो भाग होता है वो होता है हमारा महाप्राण। महा का मतलब होता है बड़ा, विशाल, महान, बड़ा, बड़ा, विशाल, महान। तो आप देखिएगा, बड़ा, जहाँ पर बड़ा प्राण लगाना पड़े, अर्थात जहाँ पर ज़्यादा सांस लगानी पड़े, वो वहाँ पर कौन से वर्ण आएंगे? आपके महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आएंगी। अब आप देखिएगा, इसको एक सरल तरीके से हम याद करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को व्यंजन मैंने बताया, व्यंजन के पाँचों वर्ग, तो हम किसी भी एक वर्ग को लेते हैं। मैं ले रहा हूँ पहला वर्ग, क, ख, ग, घ और अंग। ये 5 व्यंजन वर्ग, क वर्ग के 5 व्यंजन हो गए। अब आप देखिएगा कि हम इन्हें टाइप करते हैं। टाइप करने का मतलब होता है, हम मोबाइल का खूब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल। बहुत बड़ी पीड़ा है हमारी कि मोबाइल के बिना किसी का काम नहीं चल रहा है। आप देखिएगा, इसको हम अंग्रेजी में टाइप करने का प्रयास करते हैं। क को हम कैसे लिख देते हैं अंग्रेजी में? के। ख को हम कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में? ख, के एच ऐसे लिखेंगे। जी को हम, ग को कैसे लिख देंगे? हम जी लिख देंगे। घ को हम कैसे लिख देंगे? जी एच। और यहाँ पर अंग को हम लिखते हैं एन। मैं एक शब्द बता देता हूँ आपको। आप देखिएगा, आप लिखते हैं शंकर, आगे आप संधि करेंगे, आपके सामने आ जाएगा शंकर। और एक शंकर जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। एक शंकर जो है वो इस प्रकार, शंकर, अंग, अंग की ध्वनि आ रही है यहाँ पर। तो ये क वर्ग का पंचम वर्ण आ रहा है यहाँ पर। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि व्याकरण दृष्टि से कौन सा शंकर सही है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, फिर ये सही, ये शुद्ध है। तो आप देखिएगा, आप स्पेलिंग क्या लिखते हैं शंकर की? SHAN। इसको आप क्या लिख रहे हैं? एन लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एन हो गया। अब आप देख लीजिए अपना मस्तिष्क, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, और आप देखिएगा कि जोर किस में ज़्यादा आ रहा है? ख और घ में। तो जोर ज़्यादा आ रहा है तो वो वर्ण कौन से कहलाएंगे? भाई ज़्यादा जोर किस में लगाना पड़ रहा है आपको? ख में और घ में। तो ये दोनों के दोनों ही व्यंजन वर्ण क्या कहलाएंगे? आपके महाप्राण कहलाएंगे। और कम जोर किस में लगाना पड़ रहा है हमें? पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन में। तो आप देखिएगा, इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो तो होता है आपका अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा जो होता है वो होता है महाप्राण। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण, ये हो गया अल्पप्राण। और यहाँ पर हम बात करें महाप्राण की, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण क्या होता है? आपका महाप्राण होता है। अब देखिएगा, मैं दूसरा वर्ग ले लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। प, फ, ब, भ और म। अब ले लिया मैंने पांचवा वर्ग। तो आप इसको दोबारा टाइप कीजिए आप लोग। प को आप कैसे टाइप करते हैं अंग्रेजी में? पी, पी लिख देते हैं आप। इसके बाद आप फ को आप कैसे
PH लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखते हैं आप इसे। फिर ब को आप कैसे लिखते हैं? B। ब को आप कैसे लिखते हैं? B। भ को आप कैसे लिखते हैं? BH। और म को कैसे लिखते हैं आप लोग? M। तो आप देख लीजिए यहाँ भी किस में ज़्यादा जोर आ रहा है? दूसरे और चौथे। मैंने बताया था पावर, पहला वर्ग, पावर का पहला वर्ग प होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वहाँ बात चर्चाएं की थी हम लोगों ने। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? अल्पप्राण होता है। अब आप देखिएगा प्रश्न यहीं तक ही आ रहा था परीक्षाओं में, अभी तक तो नहीं पूछ रहे थे आगे तक, पर पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो हम इसके साथ में कुछ व्यंजन वर्णों को भी यहाँ पर समाहित किया गया है, उन्हें भी हम जान लेते हैं। आप देखिएगा इनके साथ होते हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व। तो ये चार वर्ण यहाँ पर, ये जो नीचे अंतःस्थ व्यंजन है, ये चारों के चारों भी क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और साथ ही साथ आप देखिएगा यहाँ पर सभी स्वर, यहाँ पर क्या होते हैं? सभी स्वर, सभी स्वर भी जो है वो अल्पप्राण की गिनती में ही आते हैं। किंतु आप लोगों को प्राथमिकता देनी है इन्हें, पहले, तीसरे व पांचवें वर्ण में। मुझे ध्यान आ रहा है अच्छी तरह से 2012 में एक प्रश्न देखा था मैंने कहीं पर, वहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से अल्प, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप समझिएगा, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो आप देखिएगा हम जानते हैं नॉर्मली पहला, तीसरा व पांचवा अल्पप्राण होता है, किंतु जो वहाँ पर विकल्प दिए हुए थे वो इस प्रकार थे, कुछ अलग हो सकते हैं पर मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो विकल्प थे वो इस प्रकार से थे। जैसे हम कहें ख, फिर ब में आ गया यहाँ पर घ, फिर स में आ गया यहाँ पर अ, और द में आ गया था यहाँ पर ग, द में आ गया था यहाँ पर ग। अब आप देखिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अल्पप्राण व्यंजन कौन सा होगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ख, आप देख रहे हैं ख, क, ख, यानी दूसरा है, नहीं है। फिर आप देख रहे हैं घ, क, ख, ग, घ, चौथा है, महाप्राण है, नहीं है। लेकिन यहाँ पर आ गया स में क्या? स्वर। हम कह रहे हैं कि सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, लेकिन इसका जो उत्तर है आपको आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर माना इसको ग, अब ग कौन सा है? पहला, तीसरा हो गया, क, ख, ग तीसरा हो गया। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये अ भी अल्पप्राण है और ग भी अल्पप्राण है। हमने जिस हिसाब से पढ़ा उस हिसाब से दोनों अल्पप्राण हो गए, लेकिन उस परीक्षा में एग्जामिनर ने जो प्राथमिकता दी वो किसे दी? इसे दी, ग को दी। अर्थात आपको भी यहाँ पर प्राथमिकता किसे देनी है? पहले, तीसरे व पांचवें वर्ण को। अगर ये विकल्प में नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये ग नहीं होता, अगर यहाँ पर ये ग नहीं होता और मान लीजिए यहाँ पर ये छ होता, तो च, छ दूसरा हो गया, महाप्राण हो गया। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाता? अ हो जाता। अगर ये नहीं है तो फिर आपको ये ढूंढने, लेकिन पहले तो आपको क्या देखना है? पहला, तीसरा व पांचवा ही देखना है, जो हमने जाना है। टाइप करके आप ध्यान रखिएगा, आप टाइप करके देख लीजिएगा, पता लग जाएगा किस में ज़्यादा जोर लग रहा है और किस में कम जोर लग रहा है। तो पहला, तीसरा व पांचवा, य, र, ल, व और सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके अल्पप्राण होते हैं। याद रखना, मैंने आपको बताया है कि आपको प्राथमिकता किसे देनी है? पहले, तीसरे व पांचवें को देनी है। इसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा, हमने जाना है कि महाप्राण कौन से हैं, तो दूसरे व चौथे महाप्राण होते हैं, किंतु इसके साथ अन्य वर्ण भी जो बच जाते हैं वो बच जाते हैं आपके श, श, स, श, 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 ये तीन यहाँ पर श, 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 ह, श, श, स, ह, अर्थात श, श, स और ह, ये चार वर्ण जो हैं वो भी कौन से होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी आपको प्राथमिकता किसे देनी है? दूसरे व चौथे वर्ण को देनी है। इस प्रकार आप देखिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है, आगे मैं चर्चाएं करूंगा आपसे अगले वीडियो में। आगे भी बहुत सारा वर्गीकरण, व्यंजनों का खूब सारा वर्गीकरण बाकी है। आने वाली परीक्षाओं में या आप कहें, देखो विभिन्न परीक्षाएँ होती हैं, उन विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न अचानक ही आते हैं। और सीधी सी बात ये होती है मित्रों कि अगर हमें हिंदी व्याकरण, किसी भी भाषा की व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें पहले इन चीज़ों से, अर्थात उनके वर्णों से, उनके अक्षरों से, उनके अल्फ़ाबेट से, अंग्रेजी में हमने सबसे पहले क्या सीखा था? अल्फ़ाबेट। तो उसी प्रकार हम इनके वर्णों को सीख करके अलग अलग प्रकार के, अलग अलग नामों से संबोधित होने वाले वर्णों को पढ़ते हुए हम लोग आगे के अगले सिद्धांतों पर चलेंगे। तो याद रखिएगा, व्यंजन वर्णमाला में और भी कई सारी चीज़ें, व्यंजनों में और भी बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों को बतानी है, जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ में साझा करूँगा। धन्यवाद।